सो हेलो एवरीवन यार, आज सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो आपको मैंने पढ़ा दिया है पहले ही। होपफुली आपके सारे डाउट्स वगैरह आपने क्लियर हो गए होंगे वहां से। यार बेसिकली आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो मैंने समझी और वो सॉर्ट आउट कराई है। ठीक है, तो अब यार आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करने वाले हैं, यानी कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका यूज कैसे लेना है। तो यार सारी चीजें धीरे धीरे करके रिवाइज करेंगे, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं ले रहा हूँ यार। वैसे तो मेरा इंट्रो तो यार आप लोगों को जिन्होंने पिछले वाला लेक्चर अटेंड किया तो उनको पता ही है, मैं जेईई मेंस वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ और अब यार आपके 9th-10th वाले स्टूडेंट्स को भी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं भैया। काफी बच्चों का डाउट यार एक ये भी आ रहा था कि भैया क्या ये सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए? तो नहीं यार, आपके आईसीएसई बोर्ड हो गया, आपका आरबीएसई बोर्ड हो गया, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, तो सबके लिए ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम 5-10 मिनट में चीजों को रिवाइज करेंगे, हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि यार मैथ्स इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन, चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करता ना है। क्योंकि बच्चे रट तो लेते, थ्योरी पढ़ तो लेते भैया, उसके बाद सवाल नहीं बन पाते। इसमें मेजरली इश्यू क्या आता है भैया? डायग्राम। अगर कोई हमें डायग्राम बना के दे दे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका, तो हम सॉल्व करके आ जाएंगे। पर बस वही आज की क्लास में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहने वाला है। मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि यार वर्ड प्रॉब्लम दी गई है तो ये उसको अप्रोच कैसे करना है, सवाल को टैकल कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, आप जो दिमाग में आपने सोचा है उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, वही हम उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं यार। पेपर कैसा आने वाला है? तो यार इसमें से आपका एक 4 नंबर का सवाल आएगा और एक 5 नंबर का सवाल आएगा, यानी कि दोनों ही काफी सही लेवल के सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली बार इसमें एक सवाल वो भी देखा गया जिसमें काफी कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम दिया गया था और उसका एक सीधा सा डायग्राम बना के उसे सॉल्व करना था। 2 पार्ट थे, एक उसमें हाइट निकालनी थी और पहला पार्ट ये था कि उसका डायग्राम, वेल लेवल डायग्राम आपको बनाना था। तो दोनों ही चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको जैसे दिख रहा है कि यार 4 और 5 नंबर के इसके दोनों सवाल आए हैं। एक सवाल आपका आएगा 4 नंबर का, एक सवाल आएगा 5 नंबर का, टोटल 9 नंबर का इससे पेपर आने वाला है। और जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा फर्स्ट पार्ट किया वहां से लगभग 8 नंबर का पेपर, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टोटल आपके 17 नंबर के आने वाली है। और ये 2 वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी, आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि 17 में से आपका एक भी नंबर कटने नहीं वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भैया आज की क्लास। आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री यार सबसे बेसिक सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। एंगल्स क्या रहने वाले हैं, ट्राइंगल्स कैसे रहने वाले हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, अपन को पहले डायग्राम बनाना है और उसमें ट्राइंगल को एक एक करके पकड़ना है। तो यार आपका क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेसिकली अगर मैं कोई स्लाइड बनाने वाला हूं तो यार मुझे स्लाइड का एंगल, ये जो एंगल है वो कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है कि मैं इसको इतना कम भी ना कर दूं कि आदमी आराम से इस पे फिसल ना पाए, और या मैं इसे इतना ज्यादा भी ना कर दूं कि आदमी आगे एकदम से धड़ाम से गिर जाए। बाई चांस अगर यहाँ पे नॉर्मली साइड्स वगैरह होती है हमारी 45 डिग्री से थोड़ा ऊपर होती हैं, पर ऐसा भी नहीं होता कि यार 90 डिग्री की या फिर 89-87 डिग्री की बना दी तो आपकी स्लाइड कुछ ऐसी बन जाएगी। ये स्लाइड कभी देखिए यार, ये थोड़ी सी इस पे एक बार आप गिरोगे तो बिल्कुल एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। बस ये कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे इनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब यार ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने पढ़ी थी, यहां पे भी काम आने वाली है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो यहां काम आने वाली है वो है यार आपकी tan थीटा वाली। आपको याद होना चाहिए sin थीटा की वैल्यू है आपकी p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपकी cos थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपकी tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 चीजें याद रख लोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। 17 में से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और यार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो सिर्फ मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर 2 सवाल आएंगे ना तो कम दोनों ही बेसिकली यहीं से आ रहे होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला वहां पेपर में याद नहीं आएगा तो यार आपके ये 8 या 9 नंबर का जो भी आ रहा है ना वो पूरा का पूरा पेपर छूट जाएगा, यही मान लो आप। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए ये 3 चीजें, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये आपको इनको उल्टा करके निकाल सकते हो। cosec थीटा आपको पता है sin थीटा का उल्टा होता है, यानी कि h/p हो जाएगा। sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, यानी कि h/b हो जाएगा। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, यानी कि b/p हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यार लाइन ऑफ साइट क्या होती है? तो यार इंग्लिश में जो भी लिखा हो लाइन ऑफ साइट का यार सीधा सा मतलब बताता हूँ, थ्योरी पे ज्यादा इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मैं बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और पेपर में, क्योंकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। अब बाई चांस मैं सी पे खड़ा होके, एक टावर है ए बी, इसको अगर देख रहा, इसके ए पॉइंट पे देख रहा हूं, यहां से कुछ ऐसे, तो यार यहां से अगर मैं सीधी लाइन बनाऊंगा तो ये मेरी एक लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। यानी कि
लाइन जिसके साथ साथ जाके मैं वहां तक देख पा रहा हूं। ठीक है, ये बेसिक से आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ठीक है, अब आपका यार हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? अगर बाई चांस मैं सी से ए को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ए और बी, और यानी बी जो पॉइंट है जो बिल्कुल टावर का बेस है, उससे मैं जहां पर खड़ा होकर देख रहा हूं उससे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, यानी कि हमारे बीच में डिस्टेंस कितना है जो ये दर्शाएगी लाइन, उसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। एक बार हम सवाल लगाना चालू करेंगे, ये चीजें आपको काफी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और यार एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? यार एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेसिक से बता रहा हूं। अगर मैं कहीं पे खड़ा हूं, वहां की ऊंचाई ज्यादा नहीं और मैं जो चीज देख रहा हूं वो मुझसे ज्यादा ऊंचाई पे है, तो मुझे गर्दन यूं कर ऊपर करके देखनी पड़ेगी। यानी कि एक जैसे पहले मेरे गर्दन का पॉइंट यूं था, मैं सीधा देख रहा हूं, अगर मैं कोई ऊपर वाली चीज को देखूंगा तो मेरा एंगल ऐसा कुछ हो गया मुंडी का, तो ये आपका जो एंगल ऑफ ये जो एंगल बन रहा है इसी को आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ऐसा पहले मैं ऐसे देख रहा हूं, अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो ये जो एंगल बनेगा इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। आप ये देखिए, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के लाइन के बीच वाला जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अगला पॉइंट क्या है भैया? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन मतलब नीचा। ठीक है, डिप्रेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में इतना फर्क हो जाएगा। अगर मैं कोई चीज मेरे से जो ज्यादा ऊपर है, ज्यादा हाइट पे रखी गई है, उसको अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। वहीं अगर मैं नीचे किसी चीज को देख रहा हूं तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, यहां से अगर मैं सी पॉइंट, अगर बाई चांस अब मैंने यहां पे रख दिया, एक गिल्ले काट दिए अपने, मैं ए बी के टावर ए बी के टॉप पे चला गया और वहां से अगर देख रहा हूं तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी भैया। ये मेरी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी जो कनेक्ट कर रही है मुझे और जो पॉइंट मैं देख रहा हूं उस चीज को, वो लाइन ऑफ साइट हो गई। और इनके बीच वाला जो एंगल हो गया वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अगर चीजें अभी पल्ले नहीं पड़ रही है तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बार हम सवाल बनाना चालू करेंगे, चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, बस जो चीजें ध्यान रखनी है वो आपको मैं बता देता हूं। टैन थीटा की जो टेबल है, यानी कि टैन थीटा एट स्पेसिफिक एंगल्स, वो आपको ध्यान रखना है। और अगर आप सारे भी ध्यान नहीं रखना चाहें तो कुछ स्पेसिफिक मैं लिख देता हूं। टैन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री और टैन 90 डिग्री, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। टैन 30 डिग्री पे आपका 1/√3 होता है, टैन 45 पे 1 होता है और टैन 90 पे √3 होता है। ठीक है, चलो ये दोनों तो फिर भी ठीक है। टैन थीटा की वैल्यू है 1। टैन थीटा आपको पता है कितना होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज को विजुलाइज करने की कोशिश करना, एक चीज मैं आपको विजुलाइज कर रहा हूं, ये काफी सवालों में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। आप सवाल को टैकल कर पाओगे अगर ये चीज आपने समझ ली। आधे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। टैन थीटा की वैल्यू आपकी p/b, टैन थीटा की वैल्यू है आपकी p/b। और अगर थीटा 45 डिग्री आपको गिवन है तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी कि आपका p/b की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? p = b, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की जो लेंथ है वो बराबर हो जाती है। जब थीटा 45 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू सेम हो जाती है। समझ रहे आप बात को? यार वापस एक बार मैं बताता हूं, परपेंडिकुलर, बेस और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं। जो बच्चों ने पिछले क्लास में नहीं थे उनको मैं वापस से बता देता हूं एक बार, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा लेक्चर समझने में मदद मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं कि वो पहले ही करना पड़ेगा, उसको आप बाद में जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटीज का डर है वो एकदम से उससे भाग जाएगा। सवाल को टैकल कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली एक ट्राइंगल है। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस में इसे लेता हूं तो पहली बात तो 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा ये है तो भैया परपेंडिकुलर क्या हुआ? एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली, एंगल ये है, सामने वाली साइड ये हो गई भैया, परपेंडिकुलर ये हो गई। अब बेस का मतलब क्या होता है? बेस होती है आपकी नींव। नींव पे जैसे पूरा मकान होता है वैसे ही बेस पे एंगल होता है। एंगल किस साइड पे बन रहा है भैया? इस साइड पे बन रहा है, तो ये आपकी बेस हो जाएगी। और ये परपेंडिकुलर और बेस आपका डिपेंड करेगा। अगर आपका एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा। बाई चांस अगर मैं अपना एंगल ऑफ रेफरेंस इसे बनाता हूं तो अब मेरा यार एंगल बन रहा है इस वाली साइड पे, तो अब मेरा बेस ये हो जाएगा और सामने वाली साइड मेरी अब परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो एंगल ऑफ रेफरेंस देखना काफी इंपॉर्टेंस है। काफी बच्चे हमेशा ये चीज मिस आउट कर जाते हैं और सवाल में गलती कर आते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है। और अगर tan 45 है आपका तो यानी कि परपेंडिकुलर, अगर आपको थीटा एंगल ऑफ रेफरेंस अगर आपका 45 आ गया है तो आपका परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा। ये चीज दिमाग में आपको डाल लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक यार सारी चीजें नॉर्मल चली, रिवीजन हमारा लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। यही था देखो, बस इतनी सी थ्योरी थी, इतना सा समझना था। अगर ये चीज आपने अपने दिमाग में डाल ली है तो यार अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल, एप्लीकेशन, स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के सवाल यार जो मैंने पहले में पढ़ाए थे, तो वहां से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर जो तीन चीजें मैंने बताई है वो आपने दिमाग में डाल ली है तो अब आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा। बस यार ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। बस अब ट्राइंगल ढूंढने हैं। क्या कहा मैंने कि ट्राइंगल ढूंढने, एक बार डायग्राम बनाना है विजुलाइज करके वर्ड प्रॉब्लम्स को, और ट्राइंगल ढूंढने हैं। तो यार पहला सवाल क्या कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री इफ इट कास्ट अ शेडो ऑफ 70 मीटर लॉन्ग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। यार एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा हूं तो सन का या फिर किसी टॉप मोस्ट पॉइंट का बराबर ही रहने वाला है, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूं एक बार मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो बेसिकली आपका यार डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। आपका कुछ एक डायग्राम ऐसा बन रहा होगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये आपकी ट्री हो जाएगी ऑन द ग्राउंड हाइट ऑफ द ट्री। ये आपका एक ट्री है, ये आपका ट्री, ये आपका ट्री हो गया भैया, ये ट्री हो गया। ये इसकी शेडो हो गई। शेडो की लंबाई कितनी है? 17 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री सन से। तो यार अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो बाई चांस ये सन है तो यार इस टॉप मोस्ट पॉइंट का, जो ट्री का टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, वहां से भी मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही होगा। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि सन का बोल रहा है और मैं किसका अज्यूम करूं, तो सेम है। जो भी आपका ट्री है या फिर बिल्डिंग दी गई है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट का ही एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है। अब मैंने एक चीज और बताई है, फाइंड द व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। तो भैया एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। हाँ एक चीज आपको चमकाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी आपका एंगल ऑफ रेफरेंस 45 हो जाओ मतलब कुछ तो मजा आने वाला है, यानी कि आपका परपेंडिकुलर बेस के बराबर होगा। एंगल ऑफ रेफरेंस ये है आपका, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बेस क्या भैया? जिसपे एंगल है। परपेंडिकुलर क्या भैया? जिसके सामने, एंगल के सामने वाली साइड जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर ये मतलब हाइट ऑफ ट्री, बेस ये यानी कि शेडो की लेंथ। और अपन ने पढ़ा था जब tan 45 होता है तब क्या होता है? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस होता है। कैसे? tan 45 की वैल्यू 1 हुई, P इज इक्वल टू B, यानी कि बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर के बराबर। बेस कितना? 17 मीटर दे रखा है, यानी कि हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई भैया? 17 मीटर। ये जो आपकी मीटर किलोमीटर जो आ रहा है वो लिखना जरूर, इस चीज के भी नंबर आपके कट सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। इन बातों का काफी खास ख्याल रखना है। तो बस देखो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको चमकना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। अब ये सवाल है थोड़ा, ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, ठीक है। इसको अगर आप एक बार सोचने की कोशिश करोगे तो शायद आपका गलत हो सकता है, पर यार मैथ्स यार पेन पेपर उठाओ, वहां पे सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे भैया? इसको सॉर्ट आउट करेंगे ऐसे, ठीक है। If the angle of elevation of sun increases from 0 to 90 degree, then the change in the length of the shadow of the tower. ये टावर बना लो भैया, ये टावर बन गया, ठीक है। अब ये ग्राउंड बना लेते हैं, ग्राउंड ये बन गया, ठीक है। 0 से 90 डिग्री मूव हो रहा है, यानी कि पहले 0 हुआ, देन फिर 1 होगा आपका, फिर 2 होगा, फिर 50 होगा, 45 होगा, 50 होगा, फिर एक एक करके जाता जाएगा ऊपर। तो सबसे पहले बाई चांस एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 1 डिग्री है, तो ये काफी दूर, काफी आगे जाके ये लाइन इस पॉइंट पे मिल रही होगी, तब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 1 डिग्री, ठीक है। तो ये ट्री की शेडो इतनी लंबी बन जाएगी, ठीक है। अगर फिर आपका यार एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ 30 डिग्री बनता है तो यार लेंथ ऑफ शेडो थोड़ी कम हुई। जब 45 डिग्री बनेगा तो और कम हो जाएगी, जब 60 बनेगा तो और कम हो जाएगी शेडो, ठीक है। जो ये बेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, यानी कि आपकी ट्री जो है, ट्री ये आपका ट्री है, इसकी शेडो धीरे धीरे कम होती जा रही है जैसे ही आप अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ाते जा रहे हैं 0 to 90 डिग्री की तरफ। और जैसे ही 90 डिग्री के पास आएगा वैसे ही 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो चेंज कैसा हुआ भैया? लेंथ ऑफ, नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द शेडो,
क्या कभी कोई चेंज नहीं आएगा 0 से 90 डिग्री के बीच में जाने में? नहीं भैया, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। ये सवाल को मैं समझो कि एकदम से 0 से 90 डिग्री चला गया तो क्या चेंज आया, वो आपको भी पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर चेंज कैसे आया? अगर 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, तो उसमें क्या चेंज आने वाला है? तो उस टाइम पे आंसर क्या होगा इसका? द लेंथ ऑफ द शेडो विल डिक्रीज। ये इसका आंसर होगा। अगर बाई चांस पेपर में ऐसा आ गया कि 90 डिग्री टू 0 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो भैया धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या चेंज आएगा कि देर शेडो की हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा ना? ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब भैया तीसरा क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स नियर एन एयरपोर्ट। तो भैया टावर बना लेते हैं सबसे पहले। टावर बना लिया, ग्राउंड बना लो, ग्राउंड बना लिया भैया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। टेंजेंट का मतलब क्या होता है भैया? टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा का ये एक्सटेंडेड वर्जन है ना टेंजेंट, है ना? तो टेंजेंट 5/12 है, टेंजेंट 5/12 है भैया, ठीक है। एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं, अपना ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो आपको क्या बोला है भैया? tan थीटा की वैल्यू 5/12 है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टावर इज 120 मीटर। यानी कि ये आपको गिवन है, यहां ये टावर है, टावर के बेस से यहां की दूरी कितनी है? 120 मीटर। और ये आपकी h हाइट ऑफ टावर है, क्योंकि ये आपका टावर है, तो अपन को यही तो निकालना है। अपन को बेसिकली हाइट ऑफ टावर तो निकालनी। ये चीज ध्यान में रखो कि निकालना क्या है, क्योंकि निकालना है उसी के हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर को, अपने लाइक थिंकिंग प्रोसेस को या अपने सॉल्यूशन को मॉडिफाई करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरा एंड प्रोडक्ट क्या होने वाला है, तो फिर आप यार बेसिकली तुक्के ही लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है 5/12 इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द टावर इज 120 मीटर, ठीक है। आपको tan थीटा की वैल्यू पता है, आपको बेस पता है। जब बेस गिवन होता है, परपेंडिकुलर अननोन होता है, यानी कि जब बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तब कौन सा क्या लगाएंगे भैया? तब tan थीटा यूज होगा। जब आपका परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तब भी आपका tan थीटा ही यूज होगा, क्योंकि आपका tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपका परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेनस निकालना है sin थीटा के टर्म्स में, तो यार भैया फिर आपका sin थीटा यूज होगा। ऐसे ही चीजों को समझना है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी? 5/12। tan थीटा की वैल्यू आपको ये भी पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। एंगल ऑफ रेफरेंस ये हुआ, तो बेस जिसपे एंगल किस पे बना है भैया? ये वाली साइड। आपका मैं अगर इसको ABC का नाम ले दूं इन पॉइंट्स को, तो आपका BC बेस हुआ, और परपेंडिकुलर क्या हुआ? हाइट AB। AB क्या है भैया? हाइट ऑफ टावर, यानी कि h/b कितना हुआ? 120, और ये 5/12 है, यानी कि हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी? 50 मीटर आ जाएगी। यहां से आप सॉल्व करके हाइट ऑफ टावर 50 मीटर ला दोगे, 12 से 20 को काटोगे तो 10 आ जाएगा। हाइट कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 50 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। ट्राइंगल ढूंढा, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, जो भी लग रहा है उसमें लगाया, देखा कि भैया बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, tan थीटा लगेगा। अगर आपका बेस गिवन होता है, हाइपोटेनस लगाना होता है, और आपका sin थीटा बाई चांस गिवन होता। अगर नॉर्मली मानते हैं कि हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी अगर यहां पे नहीं बोला गया है, हमें बेसिकली थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा 30 डिग्री है या फिर 45 डिग्री है, तब उस केस में हम क्या करेंगे? अगर हमें बेस गिवन होता और हमें लाइक हाइपोटेनस निकालना होता, तो हम यूज करते sin थीटा की वैल्यू को, सॉरी cos थीटा की वैल्यू को, क्योंकि आपका cos थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये चीजें दिमाग में रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब आपके एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह, एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह रहने वाले हैं। तो देखते हैं सवाल को। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है भैया 7 मीटर की है, ठीक है। बच्चों काफी कंफ्यूजन यार डायग्राम बनाने इसमें भी होता है कि भैया दूसरी बिल्डिंग जो हमें एक की तो हाइट गिवन होगी, ऑफ कोर्स ये बात है, दूसरी की हाइट गिवन नहीं होगी, तो उसको बड़ा कंसीडर करना है या छोटा कंसीडर करना है उससे, क्योंकि डायग्राम बनाने में वो काफी मदद मिलेगी। तो यार वो कैसे डिसाइड होगा? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह से ही आपका डिसाइड होगा। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी कि अगर मेरा कोई एक टावर है, यानी कि मेरा एक टावर है, बेसिकली मेरा एक टावर बनाया मैंने, ठीक है ना, एक टावर बनाया मैंने, और यहां से किसी एक टॉप ऑफ द केबल, एक मैंने बिल्डिंग बनाई
और किसी टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि मेरा एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि मेरे को अगर मैं यहां खड़ा होकर किसी और चीज पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि उसकी हाइट इस बिल्डिंग से ज्यादा होगी, यानी कि ये चीज हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो इससे पता लगाए कि भैया केबल टावर की हाइट थोड़ी ज्यादा होगी जो आपकी बिल्डिंग है। अब यार भैया ये बिल्डिंग हो गई आपकी बिल्डिंग, ये आपका केबल टावर हो गया, सिटी लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका कुछ 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बना देंगे भैया, यहां लिख दिया 60 डिग्री। ऐसे ही डायग्राम को अप्रोच करना है भैया एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह देख के। वहीं दूसरी बात बोल रही है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी कि केबल टावर के फुट पे अगर मैं यहां से देखूंगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा भैया, 45 डिग्री का हुआ। अब इन को नाम दे देते यार, हाइट ऑफ बिल्डिंग अब आपकी ए बी हो जाएगी, सी डी आपका एक टावर हो गया, केबल टावर, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर इन मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, यानी कि सीडी की लेंथ आपको निकालनी है। लिख लो भैया सीडी, सवाल का मेन मोटिव क्या रहेगा अब अपना कि सीडी निकालना है। अब भैया कैसे अप्रोच करेंगे, इस पॉइंट को ई ले लेता हूं मैं फिलहाल के लिए। अब यार सवाल को अप्रोच करने का मैं आपको सीन बताता हूं। अब आपके वो ट्राइंगल्स देखने, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्राइंगल जोड़ने हैं। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं कि भैया मेरे पास 2 ट्राइंगल बन के आ रहे हैं, एक मेरा बन रहा है एडीई ट्राइंगल, आपका एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है एडीई ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल आपका ये बन रहा है एसीई ट्राइंगल। अब गेम बस इन 2 ट्राइंगल्स का ही रहने वाला है। अब वैल्यूज आपको किसकी गिवन है, 7 मीटर की ये लेंथ गिवन है आपको, इसकी लेंथ हुई 7 मीटर, यानी कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ए बी की, अज्यूम क्या, ये तो भाई यार गिवन है ना, मतलब यार तुम्हें इतना सा चीज को इंप्लीमेंट करनी है इसी कि ए बी की हाइट सी के बराबर होगी, ए बी की हाइट सी के बराबर होगी, यानी कि अपन को एक चीज गिवन है। दूसरे वाले ट्रायंगल में अभी कुछ भी गिवन नहीं है आपको। अब एंगल के सामने वाली साइड क्या हुई भैया, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो गया और 1045 डिग्री है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ए की लेंथ ईसी के बराबर होगी, ये मैं कह सकता हूं 1045 डिग्री 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, यानी कि जब भी एंगल ऑफ रेफरेंस आपका 45 डिग्री आ रहा है और आप उसमें tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपका परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू बराबर होगी, यानी कि ए की लेंथ मैं यहां से लिख सकता हूं, ए की लेंथ हो जाएगी मेरी 7 मीटर। क्यों भैया, ए की वैल्यू अगर मैं इस वाले ट्राइंगल, अगर यार आपको बोर्ड में लिखना तो आप ऐसे लिखे ना, इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हुआ भैया, एंगल के सामने वाली साइड सीई, और बेस क्या हुआ भैया आपका एई, इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि सीई की वैल्यू एई के बराबर हो गई। और एक चीज हमें पता है, ए बी की वैल्यू सीई के बराबर होती है, ठीक है। अब यार आपको निकालना क्या है, आपको सीडी निकालना है, सीई की वैल्यू आपके पास आ गई है, अब आपको ईडी निकालना है और दोनों को सम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे करेंगे यार, एक और ट्राइंगल है आपके पास, एक ट्राइंगल का आपने जुगाड़ बैठा लिया, दूसरा ट्राइंगल अब आपके पास बच रहा है, वो है ट्राइंगल एईडी। इसकी वैल्यूज आपने नहीं निकाली है, पर आपके पास एई की वैल्यू 7 मीटर आ गई है, ये अब आपको पता है इसकी लेंथ 7 मीटर है, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ रेफरेंस अब मैं इस वाले ट्राइंगल में मानू तो 60 डिग्री का आपका एंगल ऑफ रेफरेंस बन गया। एंगल किस पे बना भैया, बेस पे बना, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, tan 60 की वैल्यू कितनी हुई √3, परपेंडिकुलर कितना हुआ डीई, बेस कितना हुआ 7 मीटर, तो डी की वैल्यू 7√3, डी की वैल्यू 7√3 आ गई, 7√3। सीई की वैल्यू अपन ने 7 मीटर निकाल ली है। अब हाइट ऑफ द टावर आप निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ टावर निकालना आप कितना ही मुश्किल हो जाएगा, 7 + 7√3 करना है, ठीक है, 7 कॉमन आ जाएगा और आपका कितना आ जाएगा ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है। क्लियर हुआ यार। आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या तो वैसे तो यार राइटिंग आपको कम ही समझ में आती होगी मेरी, पर आपको मैं यार राइटिंग समझाने नहीं आया, मैंने बोर्ड पे क्या लिखा वो समझाने नहीं आया, आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है। यार देखो हजारों बेहतर टीचर हैं जो बेहतर तरीके से लिखा सकते हैं कि आपको लिखना कैसे, पर आपको यार समझना कैसे, उनको अगर सॉल्व करते हुए देखना है तो यार उससे कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। अगर मैं कैसे सॉल्व कर रहा तो यार पेपर में मुझे सॉल्व करना है, पेपर में आपको सॉल्व करना है,
तो आपका नोट करने से ज्यादा जरूरी यह है कि आपको समझना है कि थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में। आपके पहले डायग्राम बनाना है वर्ड प्रॉब्लम से, दूसरा यार ट्रायंगल्स को ढूंढ ढूंढ के उनकी साइड्स निकालनी है। सबसे पहले मैंने डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया वर्ड प्रॉब्लम देख के, फिर मैंने देखा कि मुझे निकालना क्या है और ये मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूं। अच्छा मेरे को पता लगा मेरे को CD निकालना है, यानी कि मैं एक पॉइंट से देखूं तो मुझे CE प्लस DE निकालना है। मुझे पता है AB और CE की वैल्यू बराबर होगी AB की 7 मीटर, यानी कि CE की वैल्यू 7 मीटर होगी। अब मुझे पता लग गया कि मुझे बस DE निकालना है, पर DE निकालने के लिए मेरे पास कम से कम AE होना चाहिए या फिर हाइपोटेनस होना चाहिए, तभी मैं कुछ कर सकता हूं। तो इस ट्राइंगल का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। दूसरा ट्राइंगल अपने पास कौन सा बन रहा था, ACE। आपके पास एक साइड गिवन है, तो यार कि आप अपना बेस निकाल सकते हैं। आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, आप tan थीटा की वैल्यू निकाल के आपको अपना बेस निकाल सकते हैं। तो आपका एक बार बेस निकल गया तो आपका ये वाला जो ट्राइंगल है, अब इसमें आपके पास एक साइड आ गई, यानी कि आप DE की वैल्यू निकाल सकते हैं। DE में CE की वैल्यू जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा एक चीज होती है। इंप्लीमेंट कैसे करना है आपको मैं इतनी ही बार से सेम चीज बोल रहा हूं कि इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब वही यार एक मिनट में एक सेकंड आप सवाल को पढ़ो, जितने मैं पानी पी लेता हूं एक बार। सॉरी। तो भैया सवाल में लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इससे क्या समझ में आया भैया, एक तो बिल्डिंग रहने वाली है, एक फुट ऑफ द टावर रहने वाला है। तो भैया अपन को कुछ पता हो ना हो, ग्राउंड तो पता ही है, ग्राउंड हम बना दिया ग्राउंड हमने बना दिया है। एक बिल्डिंग रहने वाली है। अब बोला क्या है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। अब वही आपका जो कंफ्यूजन है ना कि भैया हाइट लंबी किसकी रखनी है, अब बिल्डिंग की हाइट लंबी रखो या टावर की, कंपैरिजन, क्योंकि डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे दिमाग में अपने, तो यार फिर ना डायग्राम नहीं बन पाएगा। और मेन इशू वही है, कल पिछली बार वो यार आपका हिस्ट्री का जो भी सवाल डाला था जैसलमेर का फोर्ट वाला, वो भी सेम कॉन्सेप्ट में बेस्ड था, मुश्किल कुछ नहीं था। बच्चे क्यों नहीं करके आए थे, वर्ड प्रॉब्लम देख के डर गए कि इसमें करना क्या, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, अब यार इसमें देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बिल्डिंग से टॉप ऑफ फुट ऑफ द टावर पे 30 डिग्री का बन रहा है, तो वही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि सीधा सीधा इससे क्या पता लगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका ज्यादा बन रहा है, जिसका एंगल ऑफ, देखिए मान लीजिए ये 60 डिग्री है। ठीक है, यहां टावर है, टावर का फुट ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। यानी कि जो ये एंगल के सामने वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर, ये लंबी है। अगर मैं इसको 60 से 30 कर दूं, तो यानी कि जो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और बेसिकली यही हाइट ऑफ द टावर, यही हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। अगर मैंने 60 से 30 किया तो हाइट कम हो गई। तो इससे क्या पता चला कि बिल्डिंग जिसका टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, उसकी हाइट छोटी होगी इन कंपैरिजन टू टॉप ऑफ द टावर। ठीक है भैया, अब बना लेते हैं। आपका टावर बनाओ, आपकी बिल्डिंग बनाओ। ये आपकी बिल्डिंग बन गई, उससे लंबा आपका टावर होना चाहिए। ये टावर बन गया आपका। ठीक है, अब क्या गिवन था भैया, टॉप ऑफ द, यहां से फुट ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। वहीं अगर यहां से देखें, टावर से बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब चीजों को लिख लेते हैं। ये आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग है ना, और ये आपका टावर है भैया। यहां आपका एंगल कितना बना था, 60 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द बॉटम ऑफ द टावर 30 डिग्री। ए भी आपकी बिल्डिंग कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि ए भी आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगी। सी डी हम जो कंसिडर करते हैं, आपकी हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी। ठीक है, अब गिवन क्या है, सवाल को आगे बढ़ते हैं। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 30 मीटर, हाइट ऑफ द टावर कितनी दे दी, 30 मीटर। देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, यानी कि बेसिकली बिल्डिंग की हाइट क्या हुई, ए बी। लिख लो भैया, ए बी ही हमें निकालना है। यही सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल को मैंने समराइज कर दिया है। बस ऐसे ही आपको समराइज करना है सेम कॉन्सेप्ट के साथ। अब भैया आगे बढ़ते हैं। अपने पास दो ट्राइंगल, मैंने क्या बोला था, ट्राइंगल्स को देखना है, कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दो ट्राइंगल बने आपके पास, एक ट्राइंगल बना एबीसी ही, एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल बन के आया आपके पास बीसीडी। पहले एबीसी को देखते हैं यार, एबीसी में कोई हाइट आपको गिवन है,
ये वाली साइड तो आपको निकालनी है, ये वाली साइड आपको कहीं गिवन है नहीं, तो इस ट्रायंगल का अपन कुछ कर नहीं सकते। तो दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं जो आपके पास बना, वो है ट्रायंगल बीसीडी। ठीक है, ट्रायंगल बीसीडी बना, इसमें आपको एक साइड गिवन है 30 मीटर, ये जो सीडी है इसकी लेंथ आपको गिवन है, ये देखो भैया, इफ द टावर, ये टावर की लंबाई कितनी हो गई आपकी सीडी, ये आपका 30 मीटर का है, तो आप दूसरी कोई और साइड निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे भैया, एंगल ऑफ रेफरेंस कौन सा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ रेफरेंस बन रहा है। एंगल किस पे बनता है, बेस पे। बेस क्या हुआ, बीसी आपका बेस हो गया, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कितना, सीडी यानी कि 30 मीटर। अब tan 60 लिख दो भैया, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि आपका सीडी जो कि 30 मीटर का है और बेस आपका बीसी, तो बीसी की यहां से आप निकाल लोगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, यानी कि बीसी की वैल्यू आपकी tan √3 आ जाएगी। यार इसको आप खुद कैलकुलेट करोगे तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अभी अपने पास टाइम कम है इसलिए तुम लोग फास्ट चल रहा हूं, तो यार ये मत सोचो कि क्योंकि यार आपको 10 तारीख से पहले आपका कोर्स भी कराना है, तो यार मेरी भी कुछ मजबूरी है, उस हिसाब से मुझे थोड़ा तेज चलना पड़ रहा है। और सेकेंडली यार मैं फिलहाल जेईई मेंस वाले स्टूडेंट्स को तो पढ़ाता हूं, तो उसमें भी मेरा थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि यार मेरी थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड ऑफकोर्स ये बात है फास्ट है, और उनको पढ़ाने का तरीका भी मैं कुछ चीजें फॉर ग्रांटेड लेके चलता हूं उनमें कि हाँ ये चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। तो यार अगर ऐसी कोई इश्यू आ रहा है तो आप यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि ऐसा सर ऐसा कुछ इश्यू आ रहा है, आप स्पीड को स्लो वगैरह करिए, या फिर टेलीग्राम पे डाल दो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज डाल दो, तो एक बार मैं जरूर देखूंगा। अगर कोई ऐसा इश्यू आ रहा है तो मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, पर एक लिमिट तक ही। ठीक है तो यार बीसी निकाल लिया भैया आपने, यानी कि बेस निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल जिसमें कुछ अननोन नहीं था, क्योंकि आपको जो निकालना है एबी वो तो इसी ट्रायंगल में है, जो आपको ए बी निकालना है वो तो आपके ट्रायंगल एबीसी में ही है, और इसमें आपको बीसी यानी कि इसकी लेंथ पता लगी है tan √3 है। ठीक है, तो दूसरी साइड निकालना आपके लिए कितना ही मुश्किल होगा, बच्चों को खेल होगा। tan थीटा एंगल ऑफ रेफरेंस tan 30 कितना हुआ 1/√3, परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर तो निकालना है भैया, परपेंडिकुलर निकालना है यानी कि एबी की हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, एंगल ऑफ रेफरेंस को माना इसके सामने वाली साइड एबी परपेंडिकुलर यानी कि एबी अपॉन आपका बीसी बेस है, बीसी की वैल्यू कितनी निकाली थी tan √3 से √3 गया, कितना बचा, एबी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गई, एबी की वैल्यू 10 मीटर। कोई डाउट, चमका, मतलब समझ में आ रहा है ना, पल्ले पड़ रहा है ना चीजें, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पेपर में क्या लिखना है वो डिसाइड करेगा कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं। ठीक है, और यार हमारा टारगेट है आप एक महीना जो भी हमसे पढ़े रिवाइज करें, तो यार उससे आपका 90 to 95% तो हम फॉर श्योर आपके आने ही चाहिए, और हम पढ़ा भी उसी तरह से रहें कि आप यार एक एवरेज सा बच्चा जिसने अभी से कुछ रिवाइज वगैरह नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत उसका 30% कोर्स कंप्लीट है, तो उसके भी यार 90+ नंबर आए। ठीक है, ये समझ में आया, ये सॉल्व कैसे करना है, ऑल अबाउट भाई डायग्राम कैसे बनेगा, देन उसके बाद ट्रायंगल ढूंढने हैं, डायग्राम में कौन से हैं, कौन से ट्रायंगल में पूछा गया है, कौन से ट्रायंगल में गिवन है, उस हिसाब से यार सबसे पहले जिसमें आपको एक साइड गिवन है वो वाले ट्रायंगल पकड़ना है, दूसरी वाली साइड निकालनी है, उससे कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा जो आपका पूछा जा रहा है उससे। ये सीधी सी बात दिमाग में बैठा लो, ऐसे ही सवाल को इंप्लीमेंट करना है, ऐसे ही आपका आंसर आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, देयर आर 2 टेम्पल्स, one on each bank of the river just opposite to each other, one temple is 40 मीटर हाई, एक टेम्पल आपका 40 मीटर हाई है। ठीक है, तो एक टेम्पल तो पता लग गया, अब दूसरे टेम्पल का क्या करना है, वो भैया एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी हाइट क्या रखनी है, छोटी रखनी है बड़ी रखनी है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन से पता लगेगा। अब ये बोला है कि ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, जो आपको 40 मीटर का टेम्पल दिया गया उससे टॉप से देखेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर टेम्पल आर 30 and 60 डिग्री, यानी कि दोनों बार अगर मैं 40 मीटर वाले टेम्पल पे हूं, अगर मैं छत पे हूं बाई चांस, तो अगर मैं दूसरे टेम्पल की ओर देखूंगा तो दोनों बार मेरे एंगल ऑफ, अगर मैं उसके टॉप पे भी देखूंगा जो सामने वाला टेम्पल है तो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि मुझे नीचे देखना पड़ रहा है, यानी कि सामने वाले टेम्पल की हाइट कम है। बस ऐसे पता लगेगा कि दूसरी बिल्डिंग की हाइट क्या रखनी है, यानी कि बेसिकली आपको यार एक तो पहले तो आपकी नदी बना लो, ये नदी हो गई, एक 40 मीटर हाई टेम्पल हो गया जो कि आपको हाइट लंबी रखनी है। ठीक है, इसको थोड़ा और ज्वाइन कर देते हैं, और एक छोटा आपका टेम्पल हो जाएगा। ठीक है अब भैया क्या गिवन है आपको, ये 40 मीटर की है, इसकी हाइट आपकी 40 मीटर की है, इसकी हाइट आपकी 40 मीटर है, 40 मीटर। ठीक है, अब यार टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, ये आपका इस वाले टेम्पल से इस वाले टेम्पल के टॉप को मैं कनेक्ट कर दूं, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी।
आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बना ली। अब यार लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच वाला एंगल हो जाएगा आपका, पर नहीं, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है भैया, डिप्रेशन। तो हॉरिजॉन्टल अब मेरा ऐसे बनेगा, ठीक है, और मेरा 30 डिग्री ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। अब वही दूसरी चीज ये बोली है कि मेरा फुट ऑफ द दूसरे टेम्पल के फुट पे अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा कितना बनता है 60 डिग्री, यानी कि ये टोटल एंगल मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। पहले टेम्पल की हाइट ए मान लेते हैं, दूसरी टेम्पल की हाइट सी डी, बीच वाले पॉइंट को ई मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आपका बन गया है, बन गया है, अब बन गया है, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अगर मैं कुछ ऐसा कुछ खींचता हूं इन दोनों लाइन को ज्वाइंट करने के लिए, तो मेरा एंगल ये है, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी तो आप सबने पढ़ रखी और नहीं पढ़ रखी तो इसको याद रख लो, बस इसी चीज को हम सेम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर इसको बाई चांस हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो ये वाली लाइन है, आपकी जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है आपकी पैरेलल है, और ऐसा ही कुछ आपका ये वाला ये बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपकी पैरेलल है, और ऐसा जो ये बना है वैसा ही कुछ आपका यहां पे भी बन रहा है। तो भैया अगर यहां पे मेरा 30 डिग्री ये एंगल बन रहा है तो मेरा ये एंगल भी 30 डिग्री ही बनेगा, और अगर मेरा ये टोटल वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो मेरा यहां पे एंगल भी 60 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट से ये सेम चीजें इंप्लीमेंट करनी है। जब दो ही चीजों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाएगा तब ये आपके काम आने वाला ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इस वाले सवाल को यार, इस वाले ऐसे सवाल आपको लगाने हैं ढूंढ के, ठीक है। एक सवाल तो मैं करा रहा हूं, इसके बाद वाले आपका होमवर्क रहेगा, ये सब आपको लगाने हैं। अब यार इसको अप्रोच कैसे करना है वही यार आपका एक, अब ट्रायंगल ढूंढो, ट्रायंगल कितने बने भैया, ये वाला एंगल निकाले, ये वाला एंगल निकाले, अब ट्रायंगल कितने बने, एक ट्रायंगल बना आपका ADE बना, एक ट्रायंगल बना आपका ADE, और दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा भैया आपका ABC। अब इसमें आपको ये पता है कि BE की हाइट CD के इक्वल है, और आपको क्या निकालना है, द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है भैया आपकी, BC है, BC है विड्थ ऑफ द रिवर। अब यार आप देखो यार, विड्थ ऑफ द रिवर कौन से ट्रायंगल में आ रही है, आपके ट्रायंगल ABC में आ रही है, ठीक है। चलो ये निकालनी है, इसकी कोई और साइड गिवन है, हाँ हमें AB की हाइट 40 मीटर दे रखी है, आपको लिखा है ना भैया कि वन टेम्पल इज 40 मीटर हाई, जो ऊपर बड़ा वाला टेम्पल है उसकी हाइट कितनी है 40 मीटर, यानी कि इसमें आपका वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगेगा, tan 60 डिग्री आपका होता है √3, परपेंडिकुलर कितना हुआ भैया, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि 40, बेस कितना हुआ भैया BC, बेस जो आपको निकालना है। इसमें क्या विड्थ ऑफ द रिवर, आपको मैंने बताया ना दो, ये जो विड्थ है और इसके नदी के दोनों किनारों पे दो टेम्पल है, तो विड्थ ऑफ द रिवर यही होगी ना, दोनों टेम्पल्स के बीच की डिस्टेंस BC, और BC हमें निकालनी है, BC की वैल्यू हो जाएगी 40/√3। अब यार इसमें अगर आपको पेपर में कुछ गिवन है √3 की वैल्यू अगर आपको याद है तो यार मोटा मोटा आप 1.73 जो भी लेके चलते हैं 1.7 वो करके जाएंगे तो आपका इसका BC की डिस्टेंस आ जाएगी। अब होमवर्क में इसमें क्या है, आपको निकालनी है CD की लेंथ। ऐसा सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं, अभी ही आपको बस दूसरा ट्रायंगल पकड़ना है और CD की लेंथ निकालनी है। पहले भी सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल कराया था मैंने, बस उसको अगर एक बार खुद ट्राई करो CD की लेंथ निकालना इस वाले दूसरे टेम्पल की, क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है। 5 नंबर का सवाल आपके आ रहा है तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर निकालो, और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा आपका कि दूसरे टेम्पल की हाइट निकालो, ठीक है। दूसरे टेम्पल की हाइट आपकी कितनी आ जाएगी, लगभग 33.33 मीटर इसकी हाइट आ जानी चाहिए, या 33.66 मीटर दूसरे टेम्पल की हाइट आएगी। तो आप अगर आंसर चेक करना चाहते हैं तो यहां से कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला सवाल चमका, ये वाला सवाल, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपका, ठीक है। यार अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ठीक है भैया, डायग्राम, इस वाले सवाल को मैं डायग्राम तक कराऊंगा। अब जितने भी सवाल है मैं डायग्राम तक कराऊंगा। अब आपको ट्रायंगल चीजें खुद से पकड़ में आनी चाहिए, बाकी ये सारी चीजें आपके होमवर्क में रहेगी। आपको मैं बस डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम भी मेन रहेगा। यार सबसे पहले भैया बोला है कि एक नदी है, नदी है भैया, ये नदी बन गई। आपका एक पेड़ खड़ा है एक साइड पे,
तो भैया ये पेड़ भी बना दिया आपका, ये इसको कह दो ट्री। मान लो ये ट्री है, ट्री की हाइट h है, कुछ भी, ठीक है। अब भैया बोलता है, क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये आपकी नदी हो गई, ये आपकी नदी हो गई और दूसरी साइड पे बैंक है और इस वाले पे आपका ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना बन रहा है भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन आपके बन के आ रहा है 60 डिग्री। आगे सवाल में क्या बोला गया है कि भैया बंदा 40 मीटर और दूर चला गया इस पॉइंट से। अगर मैं इस पॉइंट को ए कंसिडर करूं, इसको बी कंसिडर करूं, सी कंसिडर करूं, तो सी से अब यार बंदा किस साइड मूव होगा, वेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। चलो यहां तो लिखा हुआ है, अगर गिवन भी नहीं होता तो हमें पता लगाना है फाइंड द एंगल, नहीं, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू बी 30 डिग्री है भैया, एंगल एक्यूट होगा यानी कि 90 से छोटा होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब बात करते हैं यार, अगर आपको ये गिवन नहीं होता है कि अवे फ्रॉम द बैंक तो कैसे पता लगेगा, ये 60 डिग्री, अगर इससे पास बंदा जाने की कोशिश करेगा तो उसका एंगल कम होगा या ज्यादा होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। और पर आपका एंगल छोटा हो रहा है यानी कि 60 से 30 डिग्री हो गया, यानी कि बंदा दूर गया होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जितना, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या होता है, देखो बेसिकली बात करें tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा जितना बड़ा, थीटा ऐसे बोल रहे हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3 1 और आपका क्या कहते हैं √3, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि अगर आपका थीटा बड़ा होगा, धीरे धीरे आपका बड़ा होता जाएगा तो आपका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। यानी कि बंदा थोड़ा दूर गया है, कुछ भी दूर, थोड़ा दूर चला गया भैया, ठीक है। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उसने चेक किया तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 30 डिग्री मिला, 30 डिग्री गया। जब वो सी से डी पॉइंट पे आ गया तो उसने देखा कि भैया टॉप ऑफ द ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है, और कितना चेंज हुआ है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। बस ये आपका डायग्राम बन चुका है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको साफ साफ, ए बी सी। अब इसमें पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर यानी कि आपकी बीसी, एक तो बीसी पूछी है, मैंने पूछा था दो चीजें आ सकती हैं, एक तो आपका विड्थ ऑफ द रिवर भी पूछ सकते हैं यानी कि दो चीजों में डिस्टेंस कितना है, और तीसरी चीज और दूसरी चीज आपकी ये भी पूछ सकता है कि भाई ट्री की या फिर ना सामने वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी है, यानी कि ए बी की भी वैल्यू पूछी गई है भैया इसमें। अब कैसे निकालेंगे भैया, ये आपके दो ट्राइंगल है ए बी सी और आपका ए बी डी, आपको पता है सी डी की वैल्यू 40 मीटर है, आपको ये पता है सीडी की वैल्यू 40 मीटर है, तो भैया दो ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। आपका एंगल एक ट्रायंगल बन गया एबीसी, इसमें आपको क्या क्या निकलेगा, आपका एंगल ऑफ रेफरेंस 60 डिग्री आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हुआ, ए बी एंगल के सामने वाली साइड, बेस बीसी यानी कि tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर कितना ए बी, और बेस कितना भैया, बेस कितना हुआ आपका बीसी, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये आ गया, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, जो आपका ट्रायंगल ये बन रहा है ए बी डी। इन ट्रायंगल एबीडी की बात करेंगे तो यार भैया इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यानी कि 1/√3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड कौन सी है ए बी, अगेन ए बी, बेस कौन सा है भैया बीसी, नहीं सॉरी बीडी, ये पूरा बेस हो गया। अब आपको पता है कि बी डी की वैल्यू है 40 मीटर प्लस बीसी, आपको पता है बीडी की वैल्यू है तो 40 मीटर प्लस बीसी। अब यार यहां पे आपकी एक वैल्यू निकलेगी ए बी की, यहां पे आपकी एक वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ए बी को अब अपन लिखते हैं एच, या ए बी हाइट ऑफ द ट्री है जो कि हमें निकालनी है एच, तो एच इक्वल टू आपका √3 बीसी आ रहा है। इस वाली को आप यहां पे भी ए बी की वैल्यू आपकी एच है, एच इक्वल टू √3 बीसी आप यहां पे डाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा, दोनों चीजें आपके निकल के आ जाएगी। यार इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है, और नहीं आता है तो यार ये बेसिक सा लीनियर इक्वेशन है, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डायग्राम कैसे बनाना है, सवाल को इंप्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाना है वर्ड प्रॉब्लम को समझ के, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन आपका डिसाइड करेगा कि भैया बिल्डिंग की लंबाई कौन सी वाली की कौन सी रहने वाली है, किसकी ज्यादा किसकी कम रहने वाली है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 डिग्री दिखते चमकना चाहिए भैया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक, कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
ये आपका बन गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना भैया 45 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया 15 सेकंड के लिए, और आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी कि ये थोड़ा और उड़ा, कितना उड़ा 15 सेकंड और उड़ा, तो इस पॉइंट पे कहीं पे आ गया होगा। आपने देखा कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ है यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, कम हुआ है यानी कि ये नीचे आया है, समझ रहे हो, तो यानी कि उस पॉइंट पे मूव हुआ है। बस ऐसे ही चीजों को सोचना है कि सामने अगला पॉइंट क्या होने वाला है, अगला पॉइंट क्या होने वाला है। अब यहां पहुंच गया भैया 15 सेकंड में यहां पहुंच गया है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को भी इससे कवर अप अपन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। पर हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपका अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन अब आपका हो गया है इस वाले पॉइंट का 30 डिग्री। अब सबको नाम दे देते हैं भैया, नामकरण कर देते हैं। इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, डी और ई आपकी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, बस वहां पे डायग्राम में क्लियरली लेबल कर देना कि हाँ मैंने ये पॉइंट ये माने हैं। अब दो ट्रायंगल बन के आते हैं भैया। आपको एक चीज और गिवन है कि प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 2500 मीटर। अब यहां से यहां जाने में पहली बात तो इसको 15 सेकंड लगे, और दूसरा भैया जो ग्राउंड है, ग्राउंड क्या है आपका ACE, ये पूरी ग्राउंड की लाइन है, और इससे 2500 मीटर ऊपर उड़ रहा है, यानी कि आपकी BC की वैल्यू कितनी हुई भैया कॉन्स्टेंटली, यानी कि चेंज कम ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आपकी BC की वैल्यू भी 2500 हुई, DE की वैल्यू भी आपकी 2500 हुई, और BC की वैल्यू भी आपकी 2500 हो गई, यानी कि 2500 आपकी होगी। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। अब बच्चे यहां पे डर जाते हैं कि भैया हमने आपने डिस्टेंस निकालना पढ़ाया है, स्पीड निकालना तो पढ़ाया नहीं। यार स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यार टाइम तो आपको गिवन है कि वहां से वहां पहुंचने में उसे 15 सेकंड लगे हैं। अब क्या निकालना है स्पीड निकालने के लिए, बस डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालना ही तो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से। यार सवाल को देख के डरा मत करो। देखो यार एक चीज मैंने बताई है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताई थी, यार मैथ्स कन्या की तरह है, इसको जितना ज्यादा टाइम दोगे ना उतना आपके करीब रहेगी, आपके दिल में रहेगी, आपके दिमाग में रहेगी, है ना। और यार मैथ्स के बारे में एक और चीज आपको बता दो, यार मैथ्स को जब तक तुम दिमाग पे लेते रहोगे ना तो यार मैथ्स तुम्हें परेशान करती रहेगी। आगे चल के भी जब आपके अगर बाई चांस इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करते हैं तो भी यार आपको मैथ्स परेशान करती रहेगी, प्रोफेसर आपके टीचर जो भी हो गए वो परेशान करते रहेंगे। पर जिस दिन आपने मैथ्स को दिल पे लेना चालू कर दिया तो यार आप खुद ही अपने सवाल बना के टीचर्स को परेशान कर रहे होंगे, प्रोफेसर को परेशान कर रहे होंगे, अलग अलग सवाल ले जाके। टीचर डरेगा, प्रोफेसर डरेगा, अरे यार ये फिर दिख गया कुछ ना कुछ नया सवाल लेके आया होगा। ठीक है, तो यार आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल को कैसे अप्रोच करना है। अब भैया डायग्राम तो बन गया, डायग्राम बनने के बाद स्टेप क्या था, डायग्राम बनने के बाद क्या स्टेप्स है भैया, डायग्राम बनने के बाद ढूंढने हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री बोले तो ट्राइंगल, ट्राइंगल ढूंढे, कितने ट्राइंगल बन रहे भैया, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं साफ साफ, एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है ADE। निकालना क्या है, BD की लेंथ। अगर BD की लेंथ निकालनी, यानी कि मुझे बेसिकली कह सकता हूं BD की लेंथ मुझे निकालनी है, और BD की वैल्यू CE के इक्वल है। ठीक है, BD की वैल्यू CE के इक्वल है, तो मैं अगर CE की वैल्यू निकाल दूं तो मेरी BD की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। अब CE की वैल्यू कैसे निकालूंगा भैया मैं, तो मुझे पता एक ट्राइंगल ये है, इसका बेस ये पूरा है AE, और दूसरा ट्राइंगल ये है, इसका बेस है AC। तो यानी कि मैं AE की वैल्यू निकालूंगा, AC की वैल्यू निकालूंगा, और AE की वैल्यू में से AC की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो मेरी CE की वैल्यू आ जाएगी। वही फॉर्मूला लगाओ भैया। चलो इसमें तो आपको पता ही है, ये वाला जो आपका ABC ट्राइंगल बन रहा है, इसमें आपका एंगल ऑफ रेफरेंस 45 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर बेस के बराबर होगा। परपेंडिकुलर BC जो एंगल के सामने वाली साइड है, बेस कितना हुआ AC, tan 45 है, यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस होगा। समझ में आ रहा है ना ये बात, यार मैं काफी टाइम से रिपीट कर रहा हूं, अब तुम्हारे पल्ले पड़ जानी चाहिए। tan 45 डिग्री जब तुम्हें दिख रहा है तो परपेंडिकुलर वैल्यू बेस के बराबर होगी, यानी कि AC की वैल्यू 2500 आ गई, AC की वैल्यू 2500 आपकी आ चुकी है। अब भैया दूसरे ट्राइंगल को कंसीडर करना है। आपका ट्राइंगल है AD और E। आपका ट्राइंगल कौन सा है दूसरा, इन ट्राइंगल ADE एंगल ऑफ रेफरेंस कितना हो गया भैया 30 डिग्री, और 30 डिग्री tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3। 1/√3 की वैल्यू कितनी हुई भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हुआ 2500, बेस कितना हुआ भैया AE। AE को मैं कैसे लिख सकता हूं 2500 प्लस CE,
AE को मैं लिख सकता हूं 2500 प्लस सीई, या फिर सी की वैल्यू है BD के इक्वल। देखो यार आपको पता लग रहा ना, सी की ये एक स्क्वायर सा, एक आपका स्क्वायर तो नहीं बन रहा, आपका एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, एक रेक्टेंगल आपका बन रहा है। तो इस सी की वैल्यू BD के इक्वल हुई तो मैं यहाँ पे BD लिख दूंगा। और बेसिकली क्योंकि फाइनली मेरे को तो BD ही निकालना है ना, तो मेरे को BD की वैल्यू से मतलब होगा। आप यार एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, मास्टर को समझाना, वहां पे लिख देना कि क्योंकि BD की वैल्यू सी के इक्वल है तो मैं अगले स्टेप में सी को BD लिखने वाला हूं। अब यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, 2500 प्लस BD इज इक्वल टू 2500√3। तो BD की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है आपकी 2500, ये आपका उधर जाएगा तो √3 -1 हो जाएगा। अब आपका डिस्टेंस तो आ गया, पर आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड निकालने के लिए क्या करना होता है भैया, 15 से डिवाइड, 15 से डिवाइड। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर आंसर बाई चांस आपको पूछा है किलोमीटर पर आर में, तो इस चीजों का ध्यान रखना कि आपकी स्पीड अभी निकली है मीटर पर सेकंड में, इसे किलोमीटर पर आर में लाने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ रहे हो बात को। अब यार 3 से ये 5 बार चला गया, ये 6 बार चला गया, 5 5 जो 25 होते हैं, 25 को काटेंगे तो यहां पे 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 600√3 -1 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है, यूनिट क्या पूछी गई है। अगर आप वहां मीटर में आंसर दे आओगे तो यार आपका आंसर वैलिड नहीं माना जाएगा, आपके कुछ नंबर, स्टेप के नंबर या कुछ नंबर मास्टर काट लेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि आपने एक स्टेप पहले ही सवाल को खत्म कर दिया है जहां पे खत्म होना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी चीजों में नंबर मत कटवा के आना। ट्रिग्नोमेट्री हमने ढंग से पढ़ा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यार आप पूरे नंबर लेके आओगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। देखो यार काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मिलता जुलता सवाल है जो आपके सवाल आया था पिछली बार। आपका किस चीज में आया था, आपका जो लेक वाला सवाल आया था, जो जैसलमेर की लेक है वहां का जो सवाल आया था उससे मिलता जुलता कुछ सवाल है। तो ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है आने वाले सवालों में, कि अगर मेरा ये लेक है और मेरा ये कोई टावर या फिर इस डिस्टेंस में कोई चीज और रखी हुई है या फिर क्लाउड है मान लीजिए लेक से, तो ये मेरी जो पेन की लेंथ है, तो इसकी जो शेडो बन रही होगी लेक में उसकी लेंथ भी बराबर होगी। यानी कि मेरी लेक की सतह से लेक के सरफेस से जितना ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है जो देखा जा रहा है, तो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट बिलो इसके भी बराबर रहने वाला है। यानी कि ऊपर जितना है उतना नीचे भी रहने वाला। सीधा कौन सा कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में रख लो, ज्यादा चीजों में मत पढ़ो। ठीक है, इसमें पूछा था एंगल वेरिएशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 100 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक इज 30 डिग्री and the angle of depression of its image in the lake is 60 degree, then find the height of the cloud above the lake। above the lake वाले height of the cloud की बात पूछी गई है। तो ठीक है, लेक का सरफेस बनाओ भैया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लेक का सरफेस। ये लेक का सरफेस हो गया। हम मुझसे बोला है कि यहां से 100 मीटर ऊपर, 100 मीटर ऊपर से मैंने किसी चीज को देखा है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक। ये सरफेस ऑफ द लेक है, यहां से 100 मीटर ऊपर मेरा एक पॉइंट है, तो मैं वहां से बादल को देखता हूं। ये भैया बादल हो गया। ठीक है, अब यार इनकी लाइन ऑफ साइट बना दो सबसे पहले। ठीक है भैया, हॉरिजॉन्टल बना देंगे अपन। ये बन गया, बन गया। ठीक है, अब यार इसका आपको ये भी बोला गया है कि मैं आप इसके जो परछाई है जो आपके पानी में वो बन रहा है, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपका इमेज ही बोला है। परछाई जो आपकी बन रही है, इमेज जो आपकी बन रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। यानी कि यहां कहीं पे आपका क्लाउड का बन रहा होगा परछाई। ठीक है, यहां पे आपके कहीं क्लाउड की परछाई बन रही है, तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होगा, आपने लाइन ऑफ साइट बना दी, इसको आप कनेक्ट कर दो। और ये वाला एंगल कितना हुआ था आपका, 30 डिग्री बताया गया था। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनाया गया था टॉप मोस्ट पॉइंट से।
और 60 डिग्री आपका ये ऑब्जर्वर पॉइंट है, इसको ए बोल देते हैं। आपका जो क्लाउड का टॉप मोस्ट पॉइंट है उसमें बी बोल रहा हूं। आपका जो इमेज का जो आपकी इमेज बन रही है पानी के नीचे उसे मैं सी बोल रहा हूं। और ये आपका लेक का लेवल है, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को लिख देना कि सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है, ये आपका सरफेस ऑफ द लेक हो गया। ठीक है, अब यार आगे बोलते हैं कि अब आपको पता है सरफेस ऑफ द लेक से ए पॉइंट जो है वो जितना ऊपर ए पॉइंट होगा उतना ही ऊपर ये पॉइंट होगा, डी पॉइंट इसे मैं कह रहा हूं, तो लेक के सरफेस से डी पॉइंट भी उतना ऊपर होगा जितना ए पॉइंट ऊपर होगा, यानी कि इसे कह सकता हूं मैं 100 मीटर की है ये। ठीक है, और 100 मीटर के ऊपर ये जो बीडी की लेंथ है इसे मैं एच अगर मैं बोलता हूं, तो मैंने क्या बताई है कि सरफेस से लेक के सरफेस से अगर बी पॉइंट जितना ऊपर होगा, बाई चांस मैं सिर्फ इस पेन की टिप को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये मेरा क्लाउड है, ये मेरी सरफेस ऑफ द लेक है, तो ये जितना ऊपर होगा वो कितनी लेंथ कितनी हुई क्लाउड की लेक तो सरफेस, ये पेन की लेंथ जितनी है, तो यार इसकी जो इमेज बन रही होगी पानी में उसकी भी लेंथ उतनी ही होगी। समझ रहे हो आप बात को क्या कहना चाह रहा हूं? तो यानी कि लेक के सरफेस से जो सी पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी लेक के सरफेस से जो बी पॉइंट जितना ऊपर है। बी पॉइंट कितना हो रहा है? एच प्लस 100, एच प्लस 100। ठीक है, अब दो ट्रायंगल आपके पास बन के आ चुके हैं ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल आपके पास बन के आया है ए सी डी। ऐसे ही डायग्राम बनाना है। अब यार इसको सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। अब वही जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि दो इक्वेशन निकलेगी, एक इक्वेशन 1 को आप पुट करोगे इक्वेशन 2 में तो आपका आंसर निकल आएगा। ये आपका होमवर्क है। बस इंपॉर्टेंस ये है कि आप यार डायग्राम कैसे बनाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। दो डायग्राम बनाया, जो दो तीन ट्राइंगल निकल के आ रहे हैं उनको यार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका आ जाएगा। इसमें क्या पूछा है? देन द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज, तो इसमें ध्यान रखना हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो h प्लस 100 होगा। तो यानी कि बेसिकली आपको निकालना क्या है? h निकालनी है। अगर आप ए बी डी ट्रायंगल की बात करेंगे तो यार ए डी आपका बेस हो जाएगा, यानी कि 1031/√3 इक्वल टू आपका h अपॉन कितना आ जाएगा? h अपॉन ए डी आ जाएगा, यानी कि h की वैल्यू आपकी समथिंग कुछ आ जाएगी। उस हिसाब से आप ट्रायंगल ए सी डी को कैलकुलेट करेंगे तो यार आपका एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 200 प्लस h, बेस कितना हो गया आपका? एडी वापस से बेस हो जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू यहां से डाल दोगे क्वेश्चन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे 200 मीटर आने वाला है, तो आप चेक कर सकते हैं क्योंकि h की वैल्यू इसमें लगभग h की वैल्यू अगर इसको कैलकुलेट करें तो इसमें 100 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका टोटल आंसर h प्लस 100 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज। अब आपका यहां से नहीं पूछ रहा है, आप अबव द लेक ऑब्जर्वर पॉइंट से नहीं पूछ रहा है कितनी लेंथ है, आपका पूछा है लेक के ऊपर कितनी लेंथ है, तो आपकी h प्लस 100 आएगी, यानी कि आंसर 200 आएगा क्योंकि h की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी इक्वेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ये था काफी इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें बच्चे काफी फंस गए थे। अब यार इसको सॉल्व करते हैं। देखो यार हिस्ट्री अच्छी बातें डाल रखी, पर जहां आपको ये वाली हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए सर, जैसलमेर वाली जो भी है इंडिया की हिस्ट्री, वहां पढ़ाते नहीं है और अब मैथ्स में डाल रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इस हिस्ट्री को पढ़ के कुछ याद रखेंगे, तो गलत बात है। तो यार अब मैं बच्चों से भी ये बोलना चाहता हूं कि यार हिस्ट्री पढ़ना जरूरी चीज है, पर यार मैथ्स के पेपर में हिस्ट्री पढ़ने मत लग जाना। मेन चीज को देखना, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मेन सवाल यहां से चालू होता है और यहीं पे ही आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, मेन सवाल यहां से चालू होता है और यहीं पे भी आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चलो इसको डायग्राम को यहीं बनाते हैं साइड में, सिर्फ डायग्राम का गेम है, सिर्फ डायग्राम का गेम है, मैंने बोला आपको सिर्फ डायग्राम का गेम है। ठीक है, यहां एक पॉइंट बनाया और यहां से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है और लेक का सरफेस ये है आपका। अब इसमें क्या बोला गया है, जो ए पॉइंट है जो और आपको इमेज में देख पा रहे हैं ये लेक का सरफेस है और यहां से ए की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है। इफ द हाइट ऑफ द छतरी अबव द वाटर लेवल, नहीं ये आपको गिवन नहीं है, बेसिकली आपको फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ए, ये ही आपको निकालनी है। ए पॉइंट है यहां पे कोई आपका, ए पॉइंट आपका ये है, ये ए पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, बी पॉइंट आपका यहां कुछ है, सी पॉइंट आपका ये है और ए पॉइंट आपका ये है। ठीक है, अब इनको बेसिकली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी लाइन ऑफ साइट बनाओ, ए पॉइंट से लाइन ऑफ साइट ये बन गई। आपका हॉरिजॉन्टल बनाओ भैया, हॉरिजॉन्टल ये बन गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है भैया, फ्रॉम द h मीटर अबव द वाटर लेवल द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो वाटर लेवल से एक पॉइंट कितना, ए पॉइंट कितना ऊपर है, वाटर लेवल से ए पॉइंट कितना ऊपर है भैया, कहां लिखा था,
फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर, एच मीटर इसका है डिस्टेंस, ठीक है। अब यार बात करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द छतरी इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यहाँ पे आपका 45 डिग्री बन रहा है। 45 डिग्री बनते ही एक चीज आपके दिमाग में ये क्लिक होनी चाहिए कि 45 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर की हाइट बेस के बराबर है। आगे चलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इज रिफ्लेक्शन इन वाटर इज 60 डिग्री। ये बॉटम मतलब इसकी रिफ्लेक्शन यहां बनी पानी के अंदर, कहीं पानी के अंदर यहाँ रिफ्लेक्शन बनी। लाइन ऑफ साइट बनाओ भैया, सबसे पहले तो लाइन ऑफ साइट बना दी, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बना पड़ा है, हॉरिजॉन्टल बना पड़ा है, और ये कितना हो गया भैया आपका कितना बन के आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, 60 डिग्री बन के आ गया। बस ये डायग्राम बन गया इसका, ठीक है। अब इस चीज में जो समझने वाली बात है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये आपका अगर मैं पॉइंट ई लेता हूं तो यहां से मेरी हाइट 10 मीटर गिवन है सवाल में, 10 मीटर मुझे सवाल में गिवन है, ठीक है। और यहां से अगर ए पॉइंट 10 मीटर ऊपर है लेक के सरफेस से, तो मेरा ई पॉइंट भी 10 मीटर सॉरी एच मीटर ऊपर होगा लेक के सरफेस से, ठीक है। समझ रहे हो बात को? फॉर श्योर शायद मैं सवाल में गलती नहीं कर रहा हूं। ऑब्जर्वर फ्रॉम अ पॉइंट ए मीटर अबव द वाटर लेवल फाइंड द डेविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द छतरी इज 40 एंगल इफ द हाइट ऑफ द छतरी अबव द वाटर लेवल इज 10 मीटर। छतरी की हाइट 10 मीटर है, सॉरी इसमें मैंने एक गलती कर दी है, कोई मुझे लग रहा था यार ऐसा डायग्राम नहीं बना चाहिए। ये टोटल 10 मीटर है, पर हाँ ये चीज और है कि ये चीज भी एच मीटर है, ठीक है। अब वाटर सरफेस से टोटल कितना 10 मीटर ऊपर हुआ, तो यानी कि लेक से जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी वो भी 10 मीटर की होगी। यार डायग्राम पे डिस्टेंस को भी मेजर मत करो, बस चीज को समझो कि अगर लेक सरफेस से बी पॉइंट अगर 10 मीटर ऊपर है तो इसकी पानी के सरफेस से इसकी रिफ्लेक्शन जहां बन रही होगी वो भी 10 मीटर होगी नीचे, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा आपका, बस यही आपका सवाल था। दो ट्राइंगल बन गए, दो ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से ट्राइंगल बन गए? ये पॉइंट ई है आपका, ए बी ई एक ट्राइंगल है, ए ई सी एक ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका होमवर्क है। बेसिकली मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा था वो फॉर श्योर आपको समझ में आई होगी कि डायग्राम को कैसे बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डेविएशन के साथ कैसे खेलना है, और मैथ्स को यार वार कैसे करना है, पलट वार करना है। अगर कोई हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रहा है, वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, बस यार आपके दिमाग से खेलना चाह रहा है एग्जामिनर। अगर आप उसको अपने दिमाग से खेलने दोगे तो फिर यार पेपर तुम्हारा खराब जाएगा, फिर एग्जामिनर जीतेगा। अगर तुम यार सवाल के साथ खेलना सीख जाओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ खेलना सीख जाओगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने बताई उनको याद करना है बस। 1030 की वैल्यू यार अब आपके लिए गाने की तरह होनी चाहिए। 1031 बाय रूट 3 1045 1 1045 का मतलब परपेंडिकुलर बेस के बराबर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखा कि जैसे आपने 45 डिग्री देखा तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये वाली लेंथ होगी मेरी 10 माइनस एच, तो मेरी ए ई की लेंथ भी 10 माइनस एच होगी, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो बस ये सोचने का तरीका, अब आपके पास 10 माइनस एच ये आ गई, इस ट्राइंगल में आप लगा दोगे, आपकी टोटल इस वाली साइड की लेंथ होगी 10 प्लस एच, इसकी लेंथ होगी 10 माइनस एच, 1060 लगाओगे, आपका 1060 कितना होता है? रूट 3। रूट 3 की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना हुआ? परपेंडिकुलर सामने वाला 10 प्लस एच, दूसरी वाली साइड कितनी हुई? 10 माइनस एच। इसको सॉल्व करते जाओगे आंसर आ जाएगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यार। सॉल्व कैसे करते जाओगे यार? 10 रूट 3 आपका आ गया माइनस रूट 3 एच इज इक्वल टू 10 प्लस एच। अब यार एच वाली साइड को एक साइड आप लेके जाओगे, और जो न्यूमेरिक साइड है जहां पे सिर्फ एच वगैरह कुछ कांस्टेंट वगैरह नहीं है, तो आप उनको एक साइड लेके आओगे तो यार आपका आंसर आ जाएगा। एच की हाइट आपकी आ जाएगी सीधी सीधी, इससे निकल के सीधी सीधी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको अप्रोच कैसे करना है। तो यार इसी के साथ यार आज की ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास हम खत्म करते हैं। होपफुली यार जो आपको गन और गोलियां आज दी गई है, पबजी जो हम खेल रहे हैं वो यार उसमें आपको मजा आ रहा है, ठीक है। तो यार अगला जो सेशन हमारा होने वाला है वो पॉलिनोमियल्स पे होगा। फिर एक बार हम अलजेब्रा जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम ज्योमेट्री की तरफ बढ़ रहे होंगे, देन स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी के साथ हम अपने पूरे कोर्स को खत्म करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा, एक घंटे की आपकी 6 बजे लाइव रहेगी रोज। कल लाइव में कुछ इश्यूज आ गए थे, उस वजह से आज वीडियो अपलोड हो रहा है, तो यार उसके लिए पता नहीं कुछ टेक्निकल ग्लिच वगैरह आ गया था, वो टीम ने रिजॉल्व कर दिया। तो होपफुली अब 6 बजे रोज लाइव होगी हमारी, तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच।